गिरेगा ट्विन टावर, खड़े होंगे कई सवाल। नमस्कार, आपके साथ मैं लावनी विनीत हूं और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ आज आपके बीच उपस्थित हूं, क्योंकि कल यानी रविवार के दिन हमारे देश में जो होने वाला है वो ऐतिहासिक होगा, जो होने वाला है वो अभूतपूर्व होगा। देश की संसद से महज 25 किलोमीटर दूर नोएडा में स्थित भ्रष्टाचार के 2 टावर पूरी तरह से जमींदोज हो जाएंगे, धड़ाम हो जाएंगे, गिरा दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह सीधे सीधे कहा है कि ऐसी इमारत जो भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी हो उसे ढा देना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये 2 मंजिला इमारत जो भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी देन रही है उन्हें गिरा दिया जाएगा। लेकिन इन इमारतों का गिराना इसलिए ऐतिहासिक हो रहा है क्योंकि देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी हुई इमारतों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गिराया जा रहा है। भ्रष्टाचार की ये इमारत तो गिर जाएगी, लेकिन पीछे छोड़ जाएगी कई सवाल। सवाल सबसे बड़ा ये कि जिन लोगों ने इन टावर्स में अपने फ्लैट्स लिए थे उन्हें तो काफी हद तक मुआवजा दे दिया जाएगा, भरपाई करने की कोशिश भी की जाएगी, लेकिन उनका क्या जो इस टावर के इर्द गिर्द रहते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा इलाका रिहायशी इलाका है और इस इलाके में खास तौर से जो लोग रहते हैं उनके लिए जो परिस्थितियां पैदा होगी उसकी भरपाई कौन करेगा, उनके मूल अधिकारों का क्या होगा, क्या उनके अधिकारों के लिए भी आवाज नहीं उठनी चाहिए। आज इन्हीं सब मुद्दों पर हम करेंगे खुलकर चर्चा, लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी वो विशेष रिपोर्ट जो आपको बताएगी कि कैसे गिरेगा ट्विन टावर और कैसे खड़े होंगे कई सवाल। ट्विन टावर का काउंटडाउन स्टार्ट। घड़ी की टिक टिक के साथ ही वो समय नज़दीक आता जा रहा है जब ये भ्रष्टाचार की बिल्डिंग जमींदोज हो जाएगी, ताश की पत्तों की तरह ढह के जमीन में मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि ये भ्रष्टाचार की बुनियाद पर खड़ी है। भ्रष्टाचार का खेल समाप्त। ये वही बिल्डिंग है जो कल यानी कि 28 अगस्त को ठीक 2:30 बजे के करीब इसे ध्वस्त कर दिया जाएगा। लोगों की मेहनत लाई रंग। पे जो लास्ट एक्सटेंशन हुई थी उसके बाद से तो हम श्योर ही थे कि अब हो ही जाएगा। तो जो उससे रिलेटेड हमने SOPs बना रखे थे अपनी सोसाइटी के लिए, रेजिडेंट्स को जो जो हमें पुलिस ने और गाइडलाइंस दी हैं उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इवैक्यूएशन कर रहे हैं। लेकिन इस भ्रष्टाचार की इमारत को खत्म करने को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। रविवार की दोपहर जब नोएडा एक्सप्रेसवे पर बने 2 टावर ढाए जाएंगे तो सबसे बड़ा खतरा प्रदूषण का होगा। इससे सटे जो बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं इस पे व्हाइट कलर के कर्टन्स लगा दिए गए हैं। ये इको फ्रेंडली कर्टन्स है, जिससे कि जब ये बिल्डिंग गिरे तो इससे जो धूल मट्टी निकलेगी वो धूल मट्टी इस बिल्डिंगों में ना जा सके, इस वजह से ये इको फ्रेंडली व्हाइट कलर के कर्टन्स बिल्डिंगों पे लगा दिए गए हैं। इसलिए सबके मन में यही सवाल है कि आखिरकार इमारत के गिरने से हजारों टन मलबा फैलेगा, उसकी धूल कहां तक जाएगी? क्या वो धूल दिल्ली वालों के फेफड़े को भी खराब करेगी, जो पहले ही प्रदूषण की मार लगभग हर साल झेलते हैं? सवाल ये भी कि जो इस बिल्डिंग के आसपास रहते हैं उनके घर की नींव कमजोर होगी तो वो कभी भी गिर सकते हैं। आसपास के जो रहने वाले लोग हैं, करीबन 5000 फैमिलीज को यहाँ से दूर शिफ्ट कर दिया गया है ताकि जब ये बिल्डिंग गिरे तो कोई जनहानि ना हो सके। सवाल तो बहुत हैं, पर लोगों को सरकार पर, प्रशासन पर भरोसा है कि वो सेफ हैं और उनकी हर परेशानी का सामना सरकार करेगी। ग्राउंड जीरो से सूरज प्रताप सिंह और प्रेम कश्यप की रिपोर्ट। सवाल कई खड़े हो रहे हैं क्योंकि ये भ्रष्टाचार की बिल्डिंग्स तो गिरा दी जाएंगी, लेकिन आसपास की जो रिहायशी इलाके हैं, जो महज 10 मीटर के डिस्टेंस पर जो रिहायशी इलाके हैं, उसमें रहने वाले लोगों को जो परेशानियां होंगी, क्या उनके अधिकारों का वो हनन नहीं होगा? इस पर हम सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए जरा ये जो भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी हुई इमारतें हैं
ये दोनों ट्विन टावर, इनको गिराया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। लेकिन इनकी क्या खासियत है, थोड़ी जानकारी अब जरा देख लीजिए। मेरे बगल में जो ये आप दो ट्विन टावर्स देख रहे हैं, ये नोएडा के ही वो ट्विन टावर्स हैं, सुपरटेक के वो टावर्स हैं जिनको नियमों की अनदेखी करके बनाया गया और अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही इसे गिराया जा रहा है। 500 मीटर के दायरे में बैरिकेडिंग की गई है। कंट्रोल्ड विस्फोटक के जरिए इस बिल्डिंग को उड़ाया जाएगा, लेकिन क्योंकि आसपास के इलाके को सैनिटाइज करना जरूरी है, इसलिए काफी हद तक बैरिकेडिंग लगाई गई है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से 500 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है ताकि कोई अनहोनी नहीं हो। 62 मंजिला बिल्डिंग इसे कहा जाता है, दो अलग अलग है, इसमें टावर ए टावर बी है। दोनों मंजिलों में कुल मिलाकर 62 मंजिल हैं जो कल जमींदोज हो जाएंगी। इसके साथ साथ कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां जो इससे जुड़ी हुई है। दोनों अगर टावर्स की बात की जाए तो कुल 102 मीटर की ऊंचाई से कही जा रही है, यानी विष्णु स्तंभ जिसे आप लोग कुतुब मीनार के नाम से जानते हैं, विष्णु स्तंभ से भी इसकी ऊंचाई कहीं ज्यादा है। और इसीलिए ये बिल्डिंग्स जब सुपरटेक की यहां पर प्लान की गई थी तो लोगों को, कंज्यूमर्स को यही कहकर अट्रैक्ट किया गया था कि आप देश की सबसे ऊंची बिल्डिंग में रहेंगे, लेकिन नॉर्म्स का पालन नहीं हुआ, इसीलिए इस बिल्डिंग को ढाया जा रहा है। टावर की अगर बात की जाए तो देखिए, टावर ए टावर बी, क्योंकि दो टावर्स हैं, ट्विन टावर्स इसीलिए कहा जाता है। टावर ए में 32 मंजिल हैं और टावर बी में 30 मंजिल हैं। ये 32 और 30 मंजिलें ही हैं जिन्हें कल 2:30 बजे ढहा दिया जाएगा। बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखा गया है, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि 3700 किलो विस्फोटक इसमें लगेगा, इसको पूरी तरीके से ध्वस्त करने में, जिससे कई हजार टन मलबा, 3000 टन ये कहा जा रहा है कि उससे भी ज़्यादा हो सकता है, मलबा एकत्रित होगा, जिसे हटाने में काफ़ी वक्त लगेगा। क्योंकि ये पूरा कंट्रोल्ड विस्फोटक के जरिए इस बिल्डिंग को उड़ाया जाएगा, इसीलिए इंजीनियरिंग का खास यहाँ पर कमाल देखने को मिलेगा। इस पूरी बिल्डिंग को धड़ाम कराने के लिए, ध्वस्त कराने के लिए, जमींदोज कराने के लिए 9640 छेदों में बारूद भरे गए हैं। सुपर एक्सप्लोसिव जिसे कहा जाता है, उन्हें यहां पर भरा गया है। 9 से 12 सेकंड के अंदर ही ये दोनों टावर्स गिर जाएंगे। लेकिन वो 9 से 12 सेकंड्स कितने महत्वपूर्ण हैं, इसी पर सभी की नज़र बनी हुई है। और इसे गिराने में आप देख सकते हैं कि लगभग 18 करोड़ का खर्च आया है। 3 सालों में बनकर ये बिल्डिंग तैयार हुई, लेकिन महज 9 से 12 सेकंड के अंदर ये पूरी की पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो जाएगी। और ये बिल्डिंग ही नहीं जमींदोज होगी, इसके साथ जमींदोज हो जाएंगे वो सपने जिनको दिखाया गया था सुपरटेक की तरफ से। इसके साथ ही साथ जमींदोज हो जाएंगे वो तमाम सवाल खड़े हो जाएंगे और जवाब जमींदोज करने की कोशिश की जाएगी, जिसमें जो आसपास के इलाके के लोगों के अपने मूलभूत अधिकार हैं, उनके लिए आवाज अब कौन उठाएगा, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि जब ये बिल्डिंग्स गिरेंगी तो पोल्यूशन का स्तर किस तरीके से 10 PM को भी क्रॉस कर सकता है, ये अनुमान लगाया जा रहा है। आप खुद समझ सकते हैं कि किस तरीके से पोल्यूशन का स्तर बढ़ेगा, जिससे लोगों को दिक्कतें होंगी। और सवाल ये भी कि जब इन बिल्डिंग्स को उड़ाया जाएगा तो साथ ही साथ जो आसपास की रिहायशी बिल्डिंग्स हैं, क्या उनमें भी उनकी नींव भी कमज़ोर नहीं हो जाएगी? ये तमाम सवाल हैं और इन सवालों का जवाब ढूंढने की हम कोशिश करते रहेंगे। लेकिन आइए चलिए इसी ग्राफिक्स के साथ अब आपको सुना देते हैं, क्योंकि जिस टीम को ये पूरा का पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, ये जिम्मेदारी दी गई है, उनका ये कहना है कि क्योंकि ये साइंस और टेक्नोलॉजी का कमाल है और जिस तकनीक का इस्तेमाल वो करने वाले हैं, उस तकनीक से सारी चीज़ें वेल प्लान्ड तरीके से ही होंगी। क्या कहना है टीम मेंबर्स का, आइए ज़रा सुन लेते हैं। ऑलरेडी जो पाइपलाइन जो है, गेल की पाइपलाइन है, वो यहाँ के रिक्टर स्केल 4 के हिसाब से डिज़ाइन हुई है। वो ऑलरेडी 3 मीटर अंडर द ग्राउंड है, फिर भी उसके ऊपर हम लोग ने प्लेट्स बिछाया है, बम्स किए हैं। सो 100% कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा गेल की पाइपलाइन को। ऑलरेडी हम लोग ने 3 इम्प्लोजन ऑलरेडी किए हुए हैं, जो एक कोची में, रांची में और इंदौर में। ये हमारा 4th इम्प्लोजन है। या टेक्निकली कहेंगे तो ये थोड़ा चैलेंजिंग है, बट वी लाइक चैलेंजेस। उसके लिए वी आर वेरी प्रिपेयर्ड एंड इट विल गो एज पर आवर प्लान। आजू बाजू के लोगों के लिए जो गाइडलाइंस है वो नोएडा अथॉरिटी ने जारी की है, एंड दे आर very clear what the residents have to do, what the Noida authority has to do. Everything is very crystal clear.
सो उनको ऑलरेडी बताया गया है कि कब तक उनको खाली करना है, कब वापस आना है और क्या क्या प्रिकॉशंस हम लोग ले रहे हैं, जो आसे बाजू के रेसिडेंट्स को सब पता है। तो प्रिकॉशंस ले लिए गए हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि भ्रष्टाचार की इस बिल्डिंग को गिरा दिया जाएगा, लेकिन बाकी लोगों का होगा क्या? जो आसपास के लोग हैं उनकी ज़िंदगी पर तो कहीं कोई ख़तरा नहीं मंडरा रहा है, उनके मूलभूत अधिकारों का तो हनन नहीं हो रहा है, और अगर ऐसा हो रहा है तो उनकी आवाज़ कौन सुनेगा? आइए, दो विशेष अतिथि इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं स्वागत करती हूँ। हमारे साथ इस वक्त ख़ास तौर से जुड़ रहे हैं दिल्ली आईआईटी से सिविल इंजीनियर अभिनव नेगी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत अभिनव जी आपका। और साथ ही साथ हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट मधु मुकुल त्रिपाठी जी भी हमारे पैनल का हिस्सा हैं। मधु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं अभिनव आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ, क्योंकि जिस तरीके की जो हमारे यहाँ कहा जा रहा है, देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन के जरिए इस भ्रष्टाचार की बिल्डिंग को उड़ा तो दिया जाएगा, लेकिन साथ ही साथ बतौर सिविल इंजीनियर, क्योंकि आप इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझा पाएंगे, बहुत सारी चुनौतियां हैं। चुनौतियां इसलिए भी क्योंकि आसपास का जो इलाका है वो रिहायशी है। तो मैं सबसे पहले आपके माध्यम से समझना चाहती हूं कि जब ऐसी बिल्डिंग्स को गिराया जाता है, जब ऐसे एक्सक्लूसिव होते हैं किसी बिल्डिंग को गिराने के लिए, तो वो कौन से स्पेशल नॉर्म्स होते हैं जिसका सबसे ज़्यादा ख्याल रखा जाता है? ओके मैम, सबसे पहले तो मैं सारे सुदर्शन टीवी के श्रोताओं को अपना नमस्कार कहता हूँ। तो मैम, ये जो एक टावर है, एक एपेक्स टावर है, एक सियान टावर है, इनकी ऊंचाई लगभग एक की 95 मीटर, एक की लगभग 100 मीटर के आसपास है। कुतुब मीनार की भी ऊंचाई इतनी नहीं है, कुतुब मीनार की ऊंचाई भी 73.5 मीटर है। जब इनको एक्सप्लोजन किया जाएगा 3700 किलो से, तो सबसे बड़ा जो खतरा रहता है हमारे पास कि जब इससे मटेरियल नीचे गिरेगा तो वो इतना वाइब्रेशन पैदा कर सकता है कि ये बिल्डिंग तो ध्वस्त हो रही है, लेकिन हो सकता है कि जो सराउंडिंग्स की बिल्डिंग हो, जिसकी आप एक जिक्र भी कर रहे थे, उनके पे भी बेसमेंट पे, फाउंडेशन पे क्रैक्स आ सकता है। इससे बचने के लिए जब भी इतनी विशाल इमारतों को ध्वस्त किया जाता है, डिसमेंटल किया जाता है, तो नीचे बहुत स्ट्रॉन्ग कुशन लगाए जाते हैं, ताकि जो शॉक वेव्स हो, वो शॉक वेव्स कभी भी इतनी ज़्यादा इम्पैक्टफुल ना हो जाए कि सराउंडिंग्स की एनवायरनमेंट को, सराउंडिंग्स की बिल्डिंग की फाउंडेशन को तोड़ सकें। तो कुशन इसमें बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। जितना अच्छा कुशन और जितना वो शॉक अब्जॉर्ब करेगा, उतनी ही कम दिक्कतें आसपास की बिल्डिंग्स को स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगी। जी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहा जा रहा है, आप क्योंकि सिविल इंजीनियर हैं इसलिए इस चीज़ को आप समझा सकते हैं। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर ऐसा ये चर्चा भी हो रही है कि जब अर्थक्वेक आता है और जिस तरीके से बिल्डिंग्स हिलने लगती है, या हम महसूस जो करते हैं, क्या वैसा कुछ महसूस हो सकेगा? क्योंकि देखिए, पब्लिक में बहुत सारा डर है, इतने नॉर्म्स सामने आ रहे हैं, इतनी बातें हो चुकी हैं कि एक थोड़ा सा भय का माहौल भी है। तो मैं चाहती हूँ कि बतौर सिविल इंजीनियर आज आप उस तमाम भय को भी दूर करें। डरने की जरूरत तो नहीं है। बिल्कुल मैम, अर्थक्वेक आएगा, उससे शॉक्स आते हैं, उससे कम शॉक यहाँ पे रहेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा है कि आसपास की बिल्डिंग, अर्थक्वेक का जो एपिसेंटर होता है वो लगभग यहाँ से कम 1500 किलोमीटर दूर या 600 किलोमीटर दूर होगा। ये बहुत पास वाली बिल्डिंग है, इसीलिए कुशन लगाया जा रहा है। और मैं आसपास के जितने भी रेजिडेंशियल लोग वहाँ पे होंगे, उन सबको आश्वासन दिलाता हूँ कि जितने भी कुशन यहाँ पे लगाए जाएंगे, हमेशा वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी पे ही लगाए जाते हैं। जो ये बिल्डिंग भी बनती है जिसमें लोग भी रह रहे हैं, सपोज किसी बिल्डिंग में 1000 किलोन्यूटन का लोड आने वाला है, तो जब भी वो बिल्डिंग का बीम डिजाइन होगा, कॉलम डिजाइन होगा, 1000 के लिए डिजाइन नहीं होता है, वो हमेशा फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा लोड के लिए डिजाइन होता है। सिमिलरली, जब डिजाइनिंग करते हुए हम जितना लोड हमारी बिल्डिंग पर, घर पे आने वाला है, उससे ज्यादा लोड के लिए डिजाइन करते हैं। इन द सेम वे, जब हम किसी बिल्डिंग को डिसमेंटल करते हैं, जितना शॉक आने वाला है, सपोज एक्स अमाउंट का शॉक आने वाला है, तो हम जो कुशनिंग करेंगे वहां पे, वो लगभग 2x अमाउंट की करेंगे। और मैं अपने सारे श्रोताओं को एक और चीज बता दूं कि इन दोनों बिल्डिंग पे जो एक्सप्लोजन होगा वो 9 सेकंड के अंतराल पर होगा। दोनों बिल्डिंग पे कभी भी एक साथ एक्सप्लोजन नहीं कर सकते, क्योंकि उससे हीट एनर्जी इतनी ज्यादा प्रोवाइड किया आ सकती है जो आसपास के लोगों को, एनवायरनमेंट को दिक्कत कर सके। तो एक बिल्डिंग पर थोड़ा सा एक्सप्लोजन पहले होगा, उसके 4 या 5 सेकंड बाद दूसरी बिल्डिंग पे एक्सप्लोजन होगा, ताकि हम हीट एनर्जी को कभी भी दोनों को मिक्स करके ज्यादा हीट एनर्जी आसपास के लोगों पे ना हो जाए। तो होपफुली कल सब सामने आ ही जाएगा। होपफुली सारी प्रिकॉशंस ली गई हैं, जैसे कि अभी हमने रिपोर्ट भी सुनी, तो सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन हाँ, 0 इफेक्ट होगा ऐसा भी कहना लोगों के साथ अन्याय होगा, क्योंकि उसके बाद भी जो डरबीज
अगले एक हफ्ते तक एनवायरनमेंट पे रहेंगी, वो हाँ लोगों के रेस्पिरेटरी सिस्टम पे थोड़ा सा असर डाल सकती हैं। तो मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि जीरो प्रभाव होगा। बिल्कुल, और यही दरअसल यही असली मसला है। मैं मधु जी अब आपके पास आ रही हूँ। देखिए, कुछ लोगों ने भ्रष्टाचार किया, उसका खामियाजा कुछ लोग भुगत रहे हैं। उनके सपनों का आशियाना कल किस तरीके से धड़ाम होगा वो सब देखेंगे। लेकिन उन बेचारों का क्या जो आसपास रह रहे हैं, उनके तो जो सपने यहाँ पर बुने गए हैं, उन सपनों पर इसलिए संकट मंडरा रहा है क्योंकि इस बिल्डिंग के धराशायी होने से पोल्यूशन जो क्रिएट होगा, इसमें बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको परेशानी हो सकती है। जो आम जनजीवन है, हम देखिए हम इंसानों की बात करते हैं लेकिन जानवरों की भी बात आज हम करेंगे ज़रूर, क्योंकि जान तो उनमें भी है। तो ये जो परेशानी होगी, उनके मूलभूत अधिकारों का क्या होगा, उनके फंडामेंटल राइट्स कहाँ जाएंगे, उनकी आवाज़ कौन उठाएगा? मधु जी। लवनी जी, साधुवाद प्रश्न उठाने के लिए। मूलतः 3 विषय जो सोचने होंगे। कानून की दृष्टि से शुरू में ही अधिकारियों ने इसमें क्या किया, भ्रष्टाचार का बोलबाला रखा। उन्होंने न तो एनबीसी का प्रावधानों का ध्यान रखा, न एनबीआर के प्रावधानों का ध्यान रखा, न उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट एक्ट का ध्यान रखा। तो वायलेट किया, पर उसका वायलेशन हुआ। अब आप प्रश्न उठता है कि जो लोग अफेक्टेड होंगे वो कैसे जाएंगे। मैंने जानबूझकर कहा कि वायलेशन हुआ। अगर आप नोट करेंगे तो आप पाएंगे कि जैसे ही ये बिल्डिंग तोड़ी जाती है, अभी हमारे देखिए अभियंता महोदय थे, वो निसंदेह अपने विषय के माहिर हैं, तो अपने विषय के विषय में बता रहे हैं। इसमें एक तो शॉक वेव जो प्रोड्यूस होगी वो ज्यादा से ज्यादा या 1 या 1.5 रिएक्टर स्केल पर आएगा, तो बिल्डिंग को उससे प्रभावी नहीं हो पाएगा। तो बिल्डिंग में जो रहने वाले लोग हैं उनको कोई नुकसान नहीं होगा। आपने जो बात कही वो मेन इंपॉर्टेंट बात आपकी है, जो पॉल्यूशन होगा। पॉल्यूशन से जितने लोग हैं उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो अफेक्टेड होगा। जानवर हैं वो अफेक्टेड होंगे, पर्यावरण में जो वृक्ष हैं वो अफेक्टेड होंगे। अब विषय आता है कि उनके मूल अधिकार। देखिए लावनी जी, कोई न कोई एनजीओ जो बेजुबान जानवर हैं उनके बिहाफ पर इसमें टोटियस एक्ट के तहत, टोट के तहत कंपनसेशन का मुकदमा जरूर डालेगी। जो व्यक्ति हैं अफेक्टेड होंगे वो भी इसमें टोटियस एक्ट के तहत मुकदमा डालेंगे। अब विषय आता है कि कंपनसेशन कौन देगा। निसंदेह सरकार को फाइंड आउट करना होगा कि इसमें करप्शन में कौन कौन अधिकारी इन्वॉल्व हो रहे हैं जिनके कारण ये बिल्कुल वायलेशन हुआ। अभी हमारे अभियंता महोदय बताएंगे विशेष रूप से कि प्रोविजन है, जब भी कोई हाई राइज बनती हैं कम से कम 20 मीटर का डिफरेंस होना चाहिए बीच में। Exactly. इनमें 9 मीटर का भी हार्डली डिफरेंसेज हैं। दूसरा इशू था ये ग्रीन लैंड थी, इसको उन्होंने दिया। इसका मतलब है कि लॉ का वायलेशन उच्च अधिकारियों ने किया है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी चाहिए। अगर टोटियस एक्ट के तहत मुकदमा जाएगा कंपनसेशन का तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी और वो कंपनसेट करेंगे। यदि कोई कहता है कि इससे एनवायरनमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल 7 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में सब कुछ खत्म हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा जी। देखिए वायुमंडल है जी, वायुमंडल में यही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल आपने सही कहा। मैं आगे अभी आऊंगी मधु जी आपके पास, और हम लोग थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे इस चीज़ को। लेकिन देखिए, क्योंकि हमारे साथ सिविल इंजीनियर हैं तो हम थोड़ी बातें उनसे भी समझ लेते हैं, जान लेते हैं। स्ट्रक्चरल एडिटिंग होती है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अनुभव जी आप मेरे को क्लियर करिएगा अगर मैं जहाँ पर गलत रहूँगी। जो स्ट्रक्चरल एडिटिंग होती है वो पहले ही हो जाती है और उसके तहत ही नॉर्म्स तैयार कर लिए जाते हैं। जब इन बिल्डिंग्स की शुरुआत हुई थी तो अचानक से तो 30-32 मंजिल नहीं बन गई, पहले ही शुरुआती दौर में ही बन गई थी। तो जो लोग स्ट्रक्चरल एडिटिंग कर रहे थे और जब ये बिल्डिंग्स बननी शुरू हुई थी, उस वक्त पर अगर परिस्थिति उस वक्त पर रोक दी गई होती तो आज हम शायद ये नहीं देखते जो हो रहा है। तो क्या आपको लगता है कि इसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट होती है स्ट्रक्चरल एडिटिंग?
और हमारे यहाँ स्ट्रक्चरल ऑडिट होता ही नहीं है। यहाँ तो इस बिल्डिंग की हम बात कर रहे हैं, अभी अगर नोएडा में और ग्रेटर नोएडा में या दिल्ली में ही या देश के किसी भी कोने में अगर चले जाएं, जिस तरीके से स्केलेटन्स खड़े हो रहे हैं कंक्रीट के, उनका स्ट्रक्चरल ऑडिट होता भी है या नहीं होता है, ये आप और हम बिल्कुल सच्चाई के साथ जानते हैं। अभिनव जी। बिल्कुल मैम, मेरे को 2 मिनट दीजिएगा। मैं बहुत आम भाषा में, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर सिविल इंजीनियर नहीं होंगे, ज़्यादातर ऑडियंस आम लोग होंगे और आसपास के रेजिडेंशियल लोग भी आम लोग होंगे, बहुत आम भाषा में आपको समझाऊंगा। मैम, आपने रेल ट्रैक्स देखे होंगे, तो जो रेल्स होते हैं उनके बीच में स्लीपर्स होते हैं परपेंडिकुलर उनके 90 डिग्री पर। वो क्यों होते हैं? ताकि रेल्स के बीच के डिस्टेंस एक सुनिश्चित रह सके, जितने पहियों के बीच के डिस्टेंस है, उनको स्लीपर्स कहते हैं। उसी तरीके से मैम, जैसे अभी मधु सर ने बताया कि 2 बिल्डिंग्स के बीच का डिस्टेंस 20 मीटर रहना चाहिए, एनबीसी ने ये बोला है, नेशनल बिल्डिंग कोड ने, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस सिर्फ 9 मीटर है। लेकिन थोड़ी देर तक, 10 सेकंड तक अभी हम इन बिल्डिंग के बारे में ना सोचें। हम जितना भी आसपास टहलते हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिनके बीच में 20 मीटर डिस्टेंस नहीं है। तो इसका रीजन क्या है कि एनबीसी का जो कोड है, उस कोड के अनुसार पर्टिकुलर वैल्यू 20 मीटर फॉर एवरी बिल्डिंग नहीं रखा गया है। अलग अलग केस पर, अलग अलग जगह पर, अलग अलग सिस्मिक जोन पर, हमारा सिस्मिक जोन बहुत हाई आता है, हम अर्थक्वेक के हमारे हाई चांसेस है दिल्ली एनसीआर पे, वो वैल्यू अलग अलग है। और एक और चीज आपको बताऊं, जो मैंने स्टार्ट करी थी बात अपनी रेलवे ट्रैक से, रेल की लाइन से, आपने देखा होगा कभी कभी 2 बिल्डिंग्स अगर आपके पास ऐसी हैं, तो उनके बीच में सीढ़ी होती है, फ्लोर होता है, जो उनको कनेक्ट करके रखता है। वो उसी तरीके से काम करता है जैसे रेल्स के बीच में जो स्लीपर्स होते हैं परपेंडिकुलर उनके, वो रेल्स को टाइट करके रखते हैं, उनके बीच का डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं। उसी तरीके से 2 बिल्डिंग्स के बीच में कभी कभी देखा होगा कि 7वीं मंजिल पे, 10वीं मंजिल पे, 15वीं मंजिल पे कुछ फ्लोर्स होते हैं। उस समय जो एनबीसी की डिजाइन स्पेसिफिकेशन है, वो 20 मीटर से कम हो जाती है। तो बहुत बहुत लॉजिकल है यार कि यार 20 मीटर होनी चाहिए। तो यार वो इंजीनियर्स को इतना भी नहीं पता था, जब वो स्ट्रक्चर एडिटिंग कर रहे थे उनको इतना भी नहीं पता था। इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी यार, करोड़ों का प्रोजेक्ट बना रहे नहीं। उन्होंने जब बिल्डिंग स्टार्ट करी तो उनको लगा कि उनकी बिल्डिंग के वहां पर वो जो 2 फ्लोर्स को कनेक्ट करेंगे तो वो किसी और क्लॉज में आ जाएंगे एनबीसी के। लेकिन जब पहले कोर्ट में, इलाहाबाद कोर्ट में गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, मधु जी ज्यादा अच्छा उसका आंसर बता पाएंगे, तो उन्होंने इसको खारिज कर दिया कि आप उस क्लॉज में नहीं आएंगे। आपका जो कनेक्टर है, जो 2 बिल्डिंग को कनेक्ट कर रहा है, वो इतना मजबूत नहीं है, तो आप में डिजाइन स्पेस 20 मीटर होनी चाहिए थी। उन्होंने बना दिया किसी और क्लॉज के हिसाब से कि हम तो दूसरे वाले क्लॉज में आ जाएंगे, हमको 20 मीटर नहीं चाहिए, और बाद में जाके फंस गए। तो अब उसका नुकसान लोगों को तो हो ही रहा है, लेकिन आसपास के लोगों को एनवायरनमेंट के तौर से भी होगा। आई होप मैम, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, लेकिन आपको कुछ समझ आया होगा थोड़ा बहुत जितना मैंने समझाया। तो ऐसे में मधु जी देखिए, एक बात तो तय थी कि जिन क्लॉजेस का ध्यान नहीं रखा गया है, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक एक्सपर्ट है जो स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे और एक एक्सपर्ट ऐसे हैं जो लीगल एस्पेक्ट को अच्छे से समझाएंगे। और जैसा कि अभी अभिनव जी ने भी कहा कि भाई जब 2014 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये मैटर पहुंचा था, तो उसी वक्त क्वेश्चन खड़ा कर दिया गया था, लेकिन उस वक्त भी क्लॉज एंड क्लॉज का गेम खेलने की कोशिश की गई थी। तो ये क्या उस समय से लेकर 2022 तक ये, क्योंकि बिल्डिंग तो पहले ही गिर जानी चाहिए थी, इतना लंबा समय क्यों लग गया? क्या ये क्लॉजेस और क्लॉजेस का खेल में फंस गया था पूरा मामला? और अगर शायद उस समय ही ये स्टेप उठा लिया गया होता, तो जिस चीज को लेकर आज हम और आप चिंता में हैं, वो शायद परिस्थिति थोड़ा सा, उसका जो उसकी स्ट्रेंथ है वो शायद थोड़ी कम होती। लवनी जी, दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हर व्यक्ति कानून से खेलना जानता है। मैं अदर देन लीगल प्रिजम्पशन में मैं आपसे बात करूंगा। 2010 में माननीय उच्च न्यायालय में केस फाइल किया जाता है। माननीय उच्च न्यायालय में इसकी सुनवाई होती है। माननीय उच्च न्यायालय इनको फटकार लगाता है 2014 में, और इनको डायरेक्शन देता है कि आप गिराइए, ये इलीगल है। उस समय ही सरकार को चाहिए था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करके जो अधिकारी थे उनको, उनके खिलाफ कार्रवाई करके, चूंकि आप देखिए जो पैसा जाता है टैक्स पेयर का पैसा जाता है। ये 800 करोड़ की बिल्डिंग है और 18 करोड़ इसमें इसको ध्वस्त करने में लग रहा है। जो लोग अफेक्टेड होंगे, इससे टोटल हमें कम से कम 1500 करोड़ का लॉस हो रहा है। 1500 करोड़ का लॉस हो रहा है। खैर, उसके बाद इन्होंने गेम क्या खेला, सुप्रीम कोर्ट में आए। सुप्रीम कोर्ट में प्रोसेस है, जब एसएलपी फाइल होती है उस समय अलग विषय होते हैं, छोटे से इशू पर बहस होती है, नोटिस हो गया और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को स्थगन दे दिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। जब फाइनल आर्गुमेंट हुआ 31 अगस्त, आज से ठीक 1 महीने पहले मान लीजिए, उस समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने
इनको क्या कहा कि आप, ठीक 1 साल पहले की बात कर रहा हूं, कि आप इलीगल है, तुरंत ध्वस्त कीजिए। 3 महीने का समय दिया। इन्होंने फिर गेम खेला। आपको आश्चर्य होगा कि अंतिम क्षण तक ये कोशिश करते रहे कि बच जाए। एक एनजीओ के माध्यम से इन्होंने पीआईएल फाइल किया कि ये न तोड़ा जाए, ध्वस्त न किया जाए, इकोनॉमिक लॉस होगा। हालांकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2.5 लाख या 5 लाख का, आई एम नॉट श्योर राइट नाउ, इन पर कॉस्ट भी किया। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम भारतीय लोग, अधिकतर लोग खेलना जानते हैं, खेलते हैं, ये जानते हुए भी कि हम हारेंगे, कहीं न कहीं हमारी ट्रिक लग जाए। दूसरा विषय जो आपने कहा कि इतना समय कैसे लग गया, देखिए अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि इसमें 20 मीटर का ही नहीं है। मैं अपने थोड़े से ज्ञान से बताना चाहूँगा, जब भी कोई कानून का निर्माण होता है तो उसमें जो अभियंत्री, मतलब हर डिपार्टमेंट का व्यक्ति जो उससे रिलेटेड होता है, उसके एडवाइस ली जाती है, उसकी ओपिनियन ली जाती है, उसको वे किया जाता है, तब कानून का निर्माण होता है। नेशनल बिल्डिंग कोड केवल भारत में नहीं है, आज के देश, आज के समय में, परिप्रेक्ष्य में संपूर्ण विश्व कंस्ट्रक्शन के विषय में एक विषय लेकर चलता है। मेन चीज होती है कि कैसे एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन हो, कैसे पब्लिक उसमें सेफ रहे, कैसे फायर सेफ्टी का ध्यान दिया जाए, ये सारी चीजें ध्यान में रख करके बनाया जाता है। तो नेशनल बिल्डिंग कोड जो बनाया गया, वो उसमें प्रोविजंस हैं। उन प्रोविजनों के तहत, जैसे अभी हमारे मित्र ने बताया, वो इसके एक्सपर्ट भी हैं, कि सिस्को जोन जो होता है, किस सिस्को जोन में कितना डिफरेंस रहना चाहिए और क्यों रहना चाहिए। तो क्या ये चीज, अभी ये युवा हैं हमारे मित्र, ये अगर ये बता रहे हैं, तो जो इंजीनियर महोदय इंस्पेक्शन करने गए, जिन्होंने इसका नक्शा पास किया, वो तो इनसे ज्यादा सीनियर रहे होंगे। इसका मतलब है कि उन्होंने पैसा लेकर के अपने आंखों में पर्दा डाल लिया, और इतनी बड़ी गलती, इतनी बड़ी, इसको कह सकते हैं, बिल्कुल आपने बहुत बढ़िया प्रश्न उठाया था शुरू में, कि भ्रष्टाचार का महा इमारत है ये भ्रष्टाचार की इमारत को बनाया उन्होंने। उस समय उन लोगों ने कानून का वायलेशन करते हुए, लोगों की जिंदगियों से खेलते हुए जी इसकी अनुमति दी, और पैसे के लालच में बिल्डर ने इसको बनाया। तो ऐसे में एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, और मैं आपसे भी इसका जवाब चाहूंगी, और मैं अभिनव जी से भी इसका जवाब चाहूंगी। मधु जी, पहले आपसे ही और फिर अभिनव जी के पास जाती हूँ, कि हम बार बार कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार की बिल्डिंग है। भ्रष्टाचार की बिल्डिंग को तो हम नहीं उसको गिरा देंगे, ये धड़ाम हो जाएगी, बिल्डिंग खत्म हो जाएगी, लेकिन जिन्होंने इसको खड़ा किया, जैसा कि बार बार अभिनव जी ने भी इशारा किया कि कहीं ना कहीं से कुछ लैक रहा है, आप भी कह रहे हैं जो रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल लोगों के अगेंस्ट क्या? सवाल ये भी है, रिस्पॉन्सिबल लोग तो वैसे ही घूमेंगे, कल को फिर कोई किसी ज़मीन पर ऐसी ही बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी, हो सकता हो कल को फिर लावनी और अभिनव जी और मधु जी मिलकर ऐसे ही कुछ बातें कर रहे हों। सवाल ये है कि 2 टावर्स गिराने के बावजूद उनके भ्रष्टाचार को कैसे गिराया जाएगा जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनके लिए भी क्या कोई कार्रवाई होनी चाहिए? मधु जी। सॉरी, देखिए लावनी जी, मैंने आपको शुरू में बताया, आई एम सॉरी, थोड़ा सा मेरे शोर हो, जी प्लीज। तो एनीवे, देखिए लावनी जी, मैंने बताया कि जो लोग अफेक्टेड होंगे वो टोटियस एक्ट के तहत कंपनसेशन के लिए मुकदमा डालेंगे, और निसंदेह डालेंगे। कुछ एनजीओ के लोग भी इसमें मुकदमा डालेंगे। मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ कि जो इंजीनियर्स इसमें इन्वॉल्व रहे, जो मेंबर्स इन्वॉल्व रहे, उनको क्यों नहीं सलाखों के पीछे भेजा जाए? उसी पे से पा रहा हूं मैं। तो जब टोटियस एक्ट के तहत मुकदमा डालेंगे तो वो सरकार को पार्टी बनाएंगे। जब सरकार को पार्टी बनाएंगे तो ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो चुकी है। आप, हम या अभिनव जी इस चीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने की स्थिति में नहीं है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार ही फिक्स कर पाएगी। कौन अधिकारी थे, किसके सिग्नेचर से ये हुआ, ये आम पब्लिक नहीं कर पाएगी। तो जैसे ही टोटियस एक्ट के तहत मुकदमा डलेगा, किसी ने 10 करोड़ का डाला, किसी ने 1 करोड़ का डाला, किसी ने 20 लाख का डाला, तो सरकार क्या करेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेगी। या कोई पीआईएल कोई नहीं डालेगा तो आई एम सॉरी टू से मैं डालूंगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, दैट हु आर द ऑफिसर्स, मतलब वो कौन से अधिकारी हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, जिनसे ये कंपनसेशन लिया जाए, वसूला जाए। अगर मैं देखूंगा 2, 4, 6 महीने, अदरवाइज
मैं इसकी PIL डालूंगा और उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी और सरकार उनके अर्जित संपत्ति से इसको वसूल करेगी। इसमें सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश में एक अच्छी सरकार है, ठीक है, और उसके पास एक इच्छा शक्ति है। ठीक वो है। ऐसा चलिए, मधु करेगी। जी तो कह रहे हैं अभिनव जी कि वो अगर कोई नहीं PIL डालेगा तो खुद इसके लिए आगे आएंगे और स्वागत योग्य उनका कदम होगा। लेकिन बतौर इंजीनियर, क्योंकि देखिए ले दे के बिल्डिंग्स गिर जाएंगी, सवाल खड़े हो जाएंगे, सवाल उन इंजीनियर्स पर भी खड़े हो रहे हैं जिन्होंने नॉर्म्स को ताक पर रख दिया और ऐसी बिल्डिंग बन भी गई। आने वाले भविष्य में जो इंजीनियर्स हैं, भरोसा एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। जो भी बायर्स होते हैं या जो कंज्यूमर्स होते हैं वो विश्वास पर चलते हैं। तो फिर क्या नहीं लगता आपको कि एक नज़ीर, एक उदाहरण अभी प्रस्तुत करना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करके, ताकि आने वाली जो इंजीनियर्स की पीढ़ी है वो कुछ भी गलत करने से पहले 100 बार सोचे? बतौर इंजीनियर मैं आपसे समझना चाहती हूँ इस बात को। बतौर इंजीनियर मैम, मैं आपको जो मेरी ये राय है इस बारे में कि जब भी कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती है या कोई हमने टावर बनाया तो उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में समझाता भी हूँ आम भाषा में। जैसे कि कोई इंजीनियर होगा जियो टेक्निकल का, जैसे मैंने IIT दिल्ली से जियो टेक्निकल में M.Tech किया है, तो जियो टेक्निकल वाले का काम क्या होगा? सब स्ट्रक्चर बनाना। सब स्ट्रक्चर मतलब सब स्ट्रक्चर कभी भी आम आदमी को नहीं दिखेगा। सब स्ट्रक्चर मतलब ग्राउंड लेवल से नीचे का, और एक होता है सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर होता है ग्राउंड लेवल से ऊपर का। तो जिन भी लोग, बहुत सारे लोग सुपर स्ट्रक्चर में लगे होंगे, बहुत सारे जियो टेक्निकल या फाउंडेशन मतलब ग्राउंड लेवल से नीचे वाले चीज पे लगे होंगे, और बहुत सारे लोग लगे होंगे डिजाइन में, बहुत सारे लोग कंस्ट्रक्शन में। तो ये जो फॉल्ट होगा पर्टिकुलरली, ये पर्टिकुलर फॉल्ट डिजाइन इंजीनियर का नहीं है। डिजाइन इंजीनियर को हम क्या बता देगा कि भैया इतना लोड आना है, आपको बीम डिजाइन करना है, या इतना लोड आना है, आपको कॉलम डिजाइन करना है, हमको इतना रिइंफोर्समेंट लगाना है। डिजाइन इंजीनियर चाहे वो सब स्ट्रक्चर का हो, मतलब ग्राउंड लेवल से नीचे का हो, मतलब जियो टेक्निकल का हो, मतलब फाउंडेशन का हो जहां से मैंने M.Tech किया IIT दिल्ली से, या चाहे ऊपर वाले स्ट्रक्चर का भी क्यों ना हो जो सुपर स्ट्रक्चर है, उन दोनों का ही इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। ये मैं सारे व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ। डिजाइन वाले को सिर्फ और सिर्फ लोड बता दिया जाता है कि इतना लोड है, आपको कॉलम बना देना है या बीम बना देना है, इतने फ्लोर्स हैं। ये फॉल्ट वाला जो डिपार्टमेंट में आता हूं मैं अब, ये वाला फॉल्ट वाला डिपार्टमेंट है सर्वेयर वाले का, जो सर्विंग डिपार्टमेंट से थे। उनका काम था 2 टावर्स के बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस नापना, और पर्टिकुलर किस क्लॉज में आपकी बिल्डिंग आ रही है उस क्लॉज से देखना कि क्या हम उस क्लॉज में जितनी मिनिमम डिस्टेंस है उससे ज्यादा डिस्टेंस में हम बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। तो एक आम तौर पे कहना कि इंजीनियर की गलती है, थोड़ा सा मैं कहूंगा कि सही नहीं है। उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को समझना पड़ेगा, इसमें डिजाइन वाले की दिक्कत नहीं। जो सर्विंग जिन्होंने किया था, जिन्होंने सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस नापा था, उनके खिलाफ होना चाहिए। और यदि ये होता है तो आने वाले समय में जितने भी और कंस्ट्रक्शन हो होंगे, नोएडा में नहीं भारत के किसी भी भाग में, उनको एक सबक मिलेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे चीजें आने वाले समय में कम या दुर्लभ दिखेंगी, और होपफुली बहुत सारे सालों बाद ये जीरो ही हो जाए। बिल्कुल, आपने और बहुत एक बस 30 सेकंड्स मोर, मैं इसमें एक और बात भी कहना चाहता हूं कि जो अथॉरिटी थी, जो नोएडा की रेगुलेटिंग अथॉरिटी थी, वो बिल्डिंग बनने के बाद जब वो इतने 100 मीटर की बिल्डिंग बन गई उसके बाद क्यों चेक कर रहा है? क्योंकि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस तो जब वो ग्राउंड फ्लोर बना होगा तब भी सेम रहा होगा, क्योंकि ये बिल्डिंग टिल्टेड नहीं है ना। ये बिल्डिंग ऐसी नहीं है कि नीचे 25 मीटर डिस्टेंस है, ऊपर जाके डिस्टेंस कम हो गया या ऊपर जाके डिस्टेंस बढ़ गया। तो उन जो सर्वेइंग इंजीनियर के साथ उस पर भी सवाल है कि ग्राउंड फ्लोर बना था भाई, तभी क्यों नहीं देखा? इतना इकोनॉमी का लॉस नहीं होता। और वो इकोनॉमिकल लॉस सिर्फ सुपरटेक का नहीं है मैम, ये इकोनॉमिकल लॉस जो डिसमेंटल होगा, ये पूरे कंट्री पे इकोनॉमिक लॉस आएगा। बहुत ह्यूज अमाउंट में नहीं आएगा, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि वो जब लॉस हो रहा होगा, बिल्डिंग गिर रही होगी, तो एनवायरनमेंट के साथ साथ वो इकोनॉमी का भी लॉस है, ना कि उस कंपनी का बल्कि सबका। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये लॉस केवल किसी एक कंपनी का नहीं, लेकिन ये लोगों का लॉस हो रहा है, जो आसपास के लोग हैं उनका भी लॉस हो रहा है, इकोनॉमी पर भी, जैसे कि आपने कहा भी। सवाल बड़ी बात आपने बहुत स्पष्टता के साथ समझा दिया कि हु सोएवर इज रिस्पॉन्सिबल, उसमें क्लैरिफाई होना चाहिए, क्योंकि अमूमन तो हम यही कह देते हैं बिल्डर्स और इंजीनियर्स, लेकिन डिपार्टमेंट वाइज आपने समझाया। हम एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाना चाहते हैं। हमारे रिपोर्टर्स दरअसल ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए थे और वहाँ पे इस वक्त किस तरीके की हलचल है उन्होंने कैमरे में कैद करने की कोशिश की है। जरा मैं उनकी रिपोर्ट आप लोगों को भी दिखाना चाहती हूँ, दर्शकों को भी दिखाना चाहती हूँ, उसके बाद लास्ट कमेंट के साथ हम इस चर्चा को खत्म करेंगे। लेकिन आइए जरा वो रिपोर्ट देख लेते हैं। 2:30 बजे का
कश्यप समय की निर्धारित रिपोर्ट। कर दिया गया है, 2:30 बजे जो है बिल्डिंग को गिराया जाएगा। इसके साथ ही कल जो नोएडा अथॉरिटी की मीटिंग्स हुई, एक्सपर्ट के साथ मीटिंग हुई, इंजीनियरों के साथ मीटिंग हुई, उसमें यह तय किया गया कि 2 टीम, जो एक्सपर्ट्स की टीम होगी, इंजीनियरों की टीम होगी, वह विस्फोट होने के 30 मिनट बाद यहाँ पहुँचेगी। एक तो इस बिल्डिंग में पहुँचेगी एमरलैंड कोर्ट में, जहाँ पर यह देखा जाएगा कि यहाँ पर कोई क्षति पहुँची है या नहीं पहुँची। अगर कोई क्षति पहुँची है तो उसके निपटारा करने के लिए टीम को भेजा जाएगा जो सेफ्टी का ध्यान रखेगी। वहीं दूसरी टीम जो है 30 मिनट के अंदर ही इस यहाँ पर भेजी जाएगी, जो इस बात को निगरानी करेगी कि जितने भी विस्फोटक लगाए थे वो विस्फोट हुआ कि नहीं। तो इसको लेकर जो है पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, पूरे पुख्ता इंतजामात कर लिए गए हैं। इस पूरे विस्फोट की जो जिम्मेदारी दी गई है वो साउथ अफ्रीकन एजेंसीज को दी गई है। साउथ अफ्रीकन जो एजेंसीज हैं, जिसको कि जेट डेमोलिशंस एजेंसीज के नाम से जाना जाता है, उसको दिया गया है। उसके द्वारा ही निगरानी की जा रही है, एक एक चीज़ पे नज़र रखी जा रही है, पैनी नज़र रखी जा रही है। वहीं इसको लेकर इसको जो डेमोलिश्ड किया जाएगा उसमें एक नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। ये नई तकनीक है कंट्रोल्ड डेमोलिशंस, और इसके बाद जो है इस तकनीक का इस्तेमाल करने के बाद ये महज 9 से 12 सेकेंड में ये ज़मींदोज़ हो जाएगा और ज़मीन में यह बिल्डिंग पूरी तरीके से समा जाएगा, क्योंकि इसमें समय नहीं लगेगा। वहीं आपको बता दें, इससे पहले जो है ये जो एजेंसीज़ हैं, इन्होंने डेनमार्क, चाइना और अमेरिका में इस तरीके की जो है गतिविधि को अंजाम दिया है और इस तरह की डेमोलिशन को किया है। और बिल्डिंग के आसपास जो कंटेनर्स लगाए गए हैं, कंटेनर्स लगाने का मेन कारण यह है कि जो ज़मीन के अंदर जो दफन होगा तो उसका जो मलबा है वो इधर उधर ना छिटके और आस पड़ोस के बिल्डिंग में ना लगे। मैं मौजूद हूँ नोएडा सेक्टर 93 स्थित ट्विन टावर बिल्डिंग के ठीक नीचे। ये वही बिल्डिंग है जो कल यानी कि 28 अगस्त को ठीक 2:30 बजे के करीब इसे ध्वस्त कर दिया जाएगा। इससे सटे जो बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं, इस पे वाइट कलर के कर्टन्स लगा दिए गए हैं। ये इको फ्रेंडली कर्टन्स है, जिससे कि जब ये बिल्डिंग गिरे तो इससे जो धूल मट्टी निकलेगी वो धूल मट्टी इस बिल्डिंगों में ना जा सके। इस वजह से ये इको फ्रेंडली वाइट कलर के कर्टन्स बिल्डिंगों पे लगा दिए गए हैं। आसपास के जो रहने वाले लोग हैं, करीबन 5000 फैमिलीज़ को यहाँ से दूर शिफ्ट कर दिया गया है, ताकि जब ये बिल्डिंग गिरे तो कोई जनहानि ना हो सके। आप देख सकते हैं कि ये मेन रोड है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। ये बिल्डिंग के ठीक नीचे मेन रोड है, जो कि करीब 1 हफ्ते पहले से यहाँ बैरिकेडिंग लगा दी गई है, इसको बंद कर दिया गया है। साथ ही जो ध्वस्तीकरण करने वाली जो कंपनी है, उसका दावा है कि ये बिल्डिंग सिर्फ जब इसको ध्वस्त किया जाएगा तो ये नीचे की तरफ गिरेगी। यानी कि आप देख सकते हैं कि जो बिल्डिंग किस तरीके से, जो 32 माले की ये बिल्डिंग खड़ी है, ये नीचे की तरफ गिरती हुई आ जाएगी, अगल बगल नहीं गिरेगी। हाँ, ये भी हो सकता है कि आप देख सकते हैं कि जो सटे हुए बिल्डिंग है, जो सोसाइटी के ठीक ट्विन टावर से सटे हुए जो बिल्डिंग है, उस पर ये इस बिल्डिंग का गिरने का खतरा बना हुआ है। कैमरा पर्सन चंदन के साथ मैं सूरज प्रताप सिंह, सुदर्शन न्यूज़। हालांकि हमारे साथ अभिनव जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा ऐसा कोई खतरा नहीं होगा। वो क्योंकि खुद एक इंजीनियर हैं और सिविल इंजीनियर, उन्होंने प्रॉपर्ली सारी चीज़ों को समझाया। लेकिन 2 बड़े महत्वपूर्ण सवाल, और फिर इस चर्चा का समापन करती हूँ गेस्ट के पास। ज़रा चलिए, तो मैं मधु जी आपके पास आना चाह रही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम हमारे जो दर्शक हैं, मैं चाहती हूँ कि एक साधारण भाषा में अगर आप समझा सकें, सरल शब्दों में। अपार्टमेंट ओनर एक्ट होता है एक, जिसके तहत अगर आप कहीं पर बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं तो आसपास के जो अपार्टमेंट्स हैं उसके ओनर्स से कुछ बातें कलेक्ट की जाती हैं, उनकी कुछ राय शुमारी की जाती है। तो आपको लगता है कि अब जो आने वाला समय है उसमें इस अपार्टमेंट ओनर एक्ट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने और उसको इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है, ताकि भ्रष्टाचार की ऐसी बिल्डिंग्स आगे नहीं खड़ी हो पाए? देखिए, सुधारों की बातें तो बहुत लंबी हैं। सबसे पहले 3 विषय हैं। अगेन मैं कहना चाहूँगा कि जैसे हमारे अभिन्न मित्र ने कहा कि केवल अभियंता, सर्वेयर अभियंता, मैं क्षमा चाहूँगा, इसमें केवल अभियंताओं का दोष नहीं है। आप अप्रैल 2014 का माननीय उच्च न्यायालय का आदेश पढ़ेंगे तो पाएंगे माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि नोएडा अथॉरिटी के जो एयरिंग ऑफिशियल्स हैं, जो इसमें जिनका इन्वॉल्वमेंट है, रिस्पॉन्सिबल अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी 31 अगस्त 2021 के आदेश में उसमें कोई संशोधन नहीं किया है। यानी जो रिस्पॉन्सिबल अधिकारी हैं उनके खिलाफ एक्शन के लिए संस्तुति की है। अब विषय आता है कौन कौन इसमें होंगे। देखिए, लैंड अलॉट होता है, होल जो है तो उसमें आईएएस इन्वॉल्व होगा,
जी। मैप सेंक्शन होता है, उसमें अभियंता इन्वॉल्व होगा, सर्वे अभियंता कितना इन्वॉल्व होगा। अब आपने एक विषय उठाया कि क्या जो अपार्टमेंट ओनर एक्ट है उसमें कोई ऐसा प्रोविजन लाया जाए कि यदि कोई अपार्टमेंट ऑलरेडी बना हुआ है, उसके बगल अपार्टमेंट बन रहा है, तो उनसे राय ली जाए। मैं तो कहना चाहूंगा कि केवल अपार्टमेंट ओनर एक्ट नहीं, बल्कि आसपास जितने भी रेजिडेंट हैं, इनहेबिटेंट हैं, जो लोग रह रहे हैं, सारे अफेक्टेड होंगे। केवल अपार्टमेंट वाले ही उससे अफेक्टेड नहीं होंगे, बल्कि वहां पर जितने लोग, चाहे वो कोठी में रह रहे हो, चाहे वो अपार्टमेंट में रह रहे हो, इसीलिए मैंने कहा कि उसमें रिफॉर्म किया जाए कि सबकी राय शुमारी हो, और शायद तब जाकर ये परिस्थिति नहीं होगी। जी, मैं आखिरी सवाल अभिनव जी, अभिनव जी आखिरी सवाल, स्ट्रक्चरल ऑडिट अभी देश में कितनी इसकी जरूरत है? क्योंकि स्केलेटन तो अभी भी खड़े होते चले जा रहे हैं, ऑडिट के लिए कोई नहीं खड़ा हो रहा है। अभिनव जी, स्ट्रक्चरल ऑडिट की जरूरत है मैम, और स्ट्रक्चरल ऑडिट को थोड़ा सा और इम्प्रूव किया जा सकता है। और जैसे सर भी अभी एक्ट की बात कर रहे थे, ऑल्दो मेरा टॉपिक नहीं है, मेरे को उतना कुछ भी आइडिया नहीं है मेरे को, फिर भी मैं बताना चाहूँ मैम, हमारे देश में जैसे नेशनल बिल्डिंग कोड है, स्ट्रक्चरल ऑडिट है, ये सब चीज़ें हैं। मेरा ये मानना है ठीक है, इनको हल्का सा और मजबूत किया जा सकता है। स्टिल मैं इस तरफ जाऊंगा कि इनको इम्प्लीमेंटेशन और अच्छा हो। ऑलरेडी बहुत अच्छे कोड बन चुके हैं, हमेशा रिफाइनमेंट चलती जाएगी। आप मधु सर या लाविनी मैम, हो सकता है कि 10 साल बाद भी हम ऐसी कोई चर्चा करें, उस समय और बेहतर कोड हो सकता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की भी उतनी ही आवश्यकता है। कानून है, लेकिन कानून को किस तरीके से अप्लाई करना है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, किसे करना है, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी। थैंक यू सो मच अभिनव जी, थैंक यू सो मच मधु जी, बहुत विस्तार से और बहुत एक्सप्लेन करके आपने तमाम परिस्थितियों को समझाया। डरने की जरूरत नहीं है, अभिनव जी ने कह दिया है, लेकिन मधु जी ने कह दिया है खबरदार उन लोगों को जो लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे, क्योंकि उन्होंने बिल्डिंग्स तो गिरा दी, बिल्डिंग्स बना दी और अब बिल्डिंग गिर भी रही है, लेकिन इससे जो नुकसान पहुंचने वाला है आसपास के लोगों को, उनके लिए आवाज उठाने के लिए भी आगे आना होगा। अभी बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।